Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. In this class, we'll discuss causes of World War I, causes of World War II, ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम की जो काजेस थे उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कुछ चीज़ें जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस तक आ गए थे, आखिर क्लास कल हमने लिया था, ठीक है, वर्ल्ड वार I के, उसी को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे मेन काजेस ऑफ वर्ल्ड वार II जो थे, वो मेन काजेस वो क्या थे? दैट वाज एक्चुअली मेन कॉजेस नाजिज्म, ठीक है, एंड फैशिज्म, नाजिज्म एंड फैशिज्म, ठीक है। अभी इन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, नाजिज्म एंड फैशिज्म। और याद रखिए ये जो नाजिज्म था या फैशिज्म था, जब आप किसी से कहते हैं कि वो बहुत फैशिस्ट आदमी है या फैशिस्टिक अप्रोच रखता है और आप फैशिस्ट हो, किसी को आप कहते हैं, तो ये जो लफ्ज़ है ये नेगेटिव असर, नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों देता है? अल्लाह का इसकी अगर रियल डेफिनेशंस को आप जाएं, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको कोई कहे यू आर अ फैशिस्ट, अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और वेबस्टर डिक्शनरी को अगर आप कहे कि फैशिस्ट कौन है या नाजिज्म कौन थे और ये लफ्ज़ कहाँ से आया था, जिस तरह एलाइड पावर्स यानी जो वर्ल्ड पावर्स है वो हर वक्त एक गेम खेलते हैं अपने अपोनेंट को दबाते हुए। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी उसकी क्या होती है? उसकी नाम को, उसकी हुकूमत को, उसकी हुकूमत के नाम में नफरत फैलाना उसके नाम पर। जिस तरह अगर कोई आपको कहते कि भाई आप कम्युनिस्ट हो, तो जब इधर हमारे कुछ उलमाए सोख जो होते हैं वो अगर आप कहते कि भाई कम्युनिस्ट और आपको कहे कि आप तो कम्युनिस्ट हो, यानी खुदा को नहीं मानते, यार कम्युनिस्ट और खुदा को मानने की यहाँ पर कुछ नहीं है। उसी तरह फैशिज्म का भी नहीं। ये पहले से इंपेरियल जो स्टेट से पावर थे, जहाँ पर उनकी खिलाफ मोमेंट होती थी, वहाँ पर उन मोमेंट का नाम को इतना बदनाम करते थे कि लोगों के दिलों में वहाँ पर नफरत छा जाए, ताकि वो जो उनके खिलाफ जो मोमेंट्स होते थे, उनके खिलाफ जो रेवोल्यूशंस होते थे, ताकि वो वक्त पर ही ख़त्म हो जाए। जिस तरह कम्युनिज्म को उन्होंने बदनाम किया था। सो कुछ होंगे, कुछ कम्युनिस्ट में कुछ लोग इस तरह होंगे कि खुदा को नहीं मानेंगे। आपके तो कैपिटलिस्ट में भी खुदा को मानने वाले नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कैपिटलिस्ट, दे डोंट बिलीव इन गॉड। आपकी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कैपिटलिस्ट खुद को मानते हैं, वो आप खुदा को नहीं मानते, दे आर एथियस्ट। वो खुदा के वजूद से मुनकिर हैं, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड, दीज आर नॉट रिलीजन टर्मिनोलॉजीज। ये कोई भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, खुदा के मानने से और ये चीजें से यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम अ बिट, ओके। सो नार्सिसिज्म और फैशिज्म, यहां पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या था। तो चलो सबसे पहले नार्सिसिज्म क्या था और नार्सिसिज्म कहां से आ गया, वी विल डिस्कस देम इन दिस क्लास। बट बिफोर गोइंग देयर, ओके, वी विल स्टार्ट द मेन रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर II was नार्सिसिज्म एंड फैशिज्म। ये नार्सिसिज्म कहाँ से आ गया था, किसने राज किया था, वो करते हैं, ठीक है, इस क्लास में। तो सबसे पहले आता है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, इसके पहले थोड़ा बायोग्राफी को पढ़ते हैं। एडोल्फ हिटलर, ये जो नार्सिसिज्म है इसके नाम के साथ, नार्सिसिज्म टर्मिनोलॉजी के साथ किसका नाम आएगा? एडोल्फ हिटलर, ठीक है। और फैशिज्म के साथ जब नाम आएगा वो आएगा बेनिटो मुसोलिनी। यार मुसोलिनी, इसका नाम आएगा बेनिटो मुसोलिनी। स्पेलिंग को चेक कर ले प्लीज, ओके। सो नार्सिसिज्म के साथ अटैच नाम आएगा एडोल्फ हिटलर का। फैशिज्म के साथ अटैच नाम आएगा बेनिटो मुसोलिनी की। अंडरस्टैंड? ये जो बंदा था, ओके, सो जो बंदा था ये ताल्लुक रखता था कहाँ से?
इटली से। ठीक है, ये बंदा जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर उसका असल नाम है। इस तरह नहीं कि आप उसको बता दें कि ये लोगों का हिट करता था इसलिए हिटलर इसे कहते हैं। ठीक है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, सो ही बिलोंग टू जर्मनी, लेकिन ये ऑस्ट्रिया में पैदा हो गया था। अभी इसकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एडोल्फ हिटलर के उनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, फिर वो किस तरह गवर्नमेंट में आ गया, फिर क्या क्या चेंजेस लाए। तो ये खास है असल में वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, और क्या टेक्टिक्स एडोल्फ हिटलर ने इस्तेमाल किए थे, किस तरह क्या लीडरशिप स्किल्स थे उसमें। ठीक है, और कुछ चीजें जो अभी नए नए जो है एडलवुड के बारे में डिस्कवर हुए वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। राइट, लेट मी हैव दिस वन फॉर यू। हिटलर, यहां पर मैं शॉर्ट लिखता हूं हिटलर। ठीक है, हिटलर वॉज बॉर्न, उसकी बर्थ कहां पर हो गई थी, इसको इस डेट को याद रखे। वॉज बॉर्न ऑन 20 अप्रैल, on 20th अप्रैल 1889। ठीक है, एंड बर्नाउ ऑस्ट्रिया। ठीक है, हिटलर जो हैं वो 20 अप्रैल 1898 बर्नाउ ऑस्ट्रिया, बर्नाउ एक गांव था जो जर्मनी की बॉर्डर पर था। अगर आप वो पिछले मैप में देख लें, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी का एक बॉर्डर जर्मनी के साथ भी मिलता था। तो ऑस्ट्रिया जो है, जब ऑस्ट्रिया अलहदा हो गया, ऑस्ट्रिया की गांव में बर्नाउ में, और इसके साथ रिवर इन बहुत मशहूर है, रिवर इन के करीब बर्नाउ गांव में जो जर्मनी के बॉर्डर पर था वहां पर पैदा हो गया था। ये जो हिटलर था ये पहले क्या था, ऑस्ट्रियन था, इसको याद रखें, ही वॉज ऑस्ट्रियन। बाद में वो जर्मनी शिफ्ट हो गया था। ठीक है, सो उसके बाप का नाम है एलोइस शिकल ग्रूबर। यार इस किस तरह तलफ़ुज़ है, शिकरल ग्रूबर। ठीक है, शिकरल ग्रूबर। शिकल ग्रूबर हिटलर उसके ख़ानदान का नाम है। ठीक है, और उसका जो वाइफ थी यानी जो मदर थी किसका, हिटलर का, वो था कार्ला हिटलर। ओके, ये जो हिटलर था हिस्टोरियंस के मुताबिक उनकी जो ग्रैंडफादर थे वो जूस थे। देयर ग्रैंडफादर वाज एक्चुअली जूस। किसके ग्रैंडफादर जूस थे, हिटलर के ग्रैंडफादर जूस थे। मेनी हिस्टोरियंस बिलीव ऑन दैट। ठीक है, नाउ फिर बाद में आते किस तरह ये मतलब आया था, पॉलिटिकल मूवमेंट को किस तरह ज्वाइन किया था, किस तरह उसने पार्टी को आगे लाया था। सही है, we will discuss them here. Now remember, Adolf Hitler loved his mother very much. एडोल्फ अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि हिटलर जो है माँ जो है उसको बहुत सही तरीके से पालता था। ठीक है, बिकॉज और ये एक रिसर्च के मुताबिक एक हिस्टोरियन ने किया था, वो कह रहे हैं कि हिटलर kept a picture of his mother
his mother until his death. अपनी मौत तक वो अपने माँ का तस्वीर अपने साथ रखता था. कौन? एडोल्फ हिटलर. उसकी माँ जो है वो वफात पा गई. His mother died. किस वजह से वो मदर डाइड? बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर की वजह से. जिस वक्त एडोल्फ हिटलर का एज 18 ईयर्स था. इसको मैं एमसीक्यूज में लाऊंगा, याद रखो, ठीक है. उसका जब 18 ईयर्स उसका उम्र था हिटलर का, तो उसकी माँ जो है वो वफात पा गई, वो मर गई. किस चीज से? ब्रेस्ट कैंसर से. अटेंडेड ठीक है, अटेंडेड बेनेडिक्टिव मोनेस्टरी स्कूल. उसने पहला स्कूल जो ज्वाइन किया था वो था बेनेडिक्टिव मोनेस्टरी स्कूल. और वहां पर ही टुक पार्ट इन Troy. Do you know Troy? Yeah. ये choir भी कह सकते हैं आप उसको, choir and choir. Singing in a group. ये क्रिश्चियंस की जो वो ग्रुप में सिंगिंग करते हैं, ठीक है. एक में वो उसके साथ वो वायलेंस और सब चीज़ें होते हैं. सो ही पार्टिसिपेटेड इन दैट सिंगिंग ग्रुप, ठीक है. ओके. जब उसकी माँ वफात हो गई, याद रखे, ठीक है, ही बिकेम रिबेलियस. अभी वो बागी बन गया. ही फेल्ड all the tests of the school. तो हर स्कूल में वो जब भी जाता था तो लोग उसको नहीं लेते थे. He was a dropped out student. Okay? तो वो हर स्कूल में he failed a lot of tests and exams because of his mother died, and he got depressed and became anxious, so he failed a lot of tests. उन्होंने बहुत से टेस्ट को फेल किए थे, ठीक है. और he become a runner, okay, from the school. Rebellious in baghi. He is wandering here and there and that. लेकिन हिटलर का जो ड्रीम था वो क्या था, इसको याद रखिए. हिटलर wanted to be an artist. हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन स्कूल में बहुत नालायक था. स्कूल्स में ही झगड़े करते थे, टेस्ट को फेल करते थे. इससे पहले इस तरह नहीं था. जब उसकी माँ वफात हो गई तो फिर इस तरह बन गया. ही बिकेम रिबेलियस, ठीक है. सो एक्चुअली इन 1907 ही ज्वाइंड. वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था. इन 1907 he joined Fine Academy of Arts in Vienna. वो वेना में जो एक सिटी है, सो वो वहाँ पर क्या करता था, वहाँ पर फाइन एकेडमी को ज्वाइन करता था. बट लेटर ऑन ही फेल्ड एंड ही वाज किक्ड आउट ऑफ दैट एकेडमी. किस के लिए? आर्ट के लिए. यहाँ पर भी वो आर्ट में मतलब उसको दाखिला नहीं मिली. से कुछ
दिन वहाँ पर था, लेकिन टेस्ट और ये चीज़ें फेल करके वो बाहर बन गए, बिकॉज यू वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। वो कोशिश करता था कि वो आर्टिस्ट बने, लेकिन उसका हैंड राइटिंग ख़राब था, इसलिए वो आर्टिस्ट नहीं बन सका। हिज राइटिंग वॉज वेरी बैड। सो हिटलर वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं बना, ठीक है। और ही बिकेम डिप्रेस्ड, he became depressed। फिर वो वहां से खफा हो गया। he became depressed and wandering here and there, ठीक है। who? Hitler। जिनसेन, यहां पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आगे जाते हैं। एनी क्वेश्चन? Okay. Karla Hitler. Clara Hitler. Mother. Benedictine Monastery School जर्मन स्कूल था, जिस तरह आज का स्कूल्स होते हैं। Benedictine Monastery School. Choir means singing in the group. Choir. हाँ, वहाँ पर तो म्यूजिक होती थी। आज भी बड़े बड़े स्कूल में म्यूजिक के क्लासेस होते हैं, तो उन्होंने म्यूजिक को ज्वाइन किया था। डू यू अंडरस्टैंड? आज भी बड़े बड़े स्कूल में म्यूजिक की अलग क्लास होती है, टीचर होती है, ठीक है। ओके, सो जहां तक कोई क्वेश्चन है? इस डिप्रेशन में he became depressed। वो डिप्रेस्ड हो गए and he was impressed from anti-Semitic or anti-Jews मूवमेंट। वहां पर एक मूवमेंट चल रहा था। किसके खिलाफ चल रहा था? जूस के खिलाफ चल रहा था, यहूदी। जर्मनी में याद रखे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही थे, एथनिसिटीज थे, लेकिन रिलीजियस की बिना पर, रिलीजियस के लिहाज से दो बड़े रिलीजन्स वहां पर थे। एक था क्रिश्चियनिटी, दूसरी थी जुडाइज्म, जो वहां पर जूस रहते थे। जूस भी जर्मन थे, ठीक है। कुछ माइग्रेटेड आए थे, ठीक है, और ममालिक से, कुछ खुद जर्मन्स थे, लेकिन उसका रिलीजन क्या था? जूस थे। अभी ये लोग जो है उन इलाकों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जोन को कंट्रोल करते थे, खासकर ऑस्ट्रिया की जोन को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो वहां पर जो जर्मन सोशलिस्ट एक पार्टी थी, जर्मन सोशलिस्ट, जिसको आप एंटी जूज मूवमेंट भी कहते हैं, या उसका असल नाम जो था वो था जर्मन सोशलिस्ट पार्टी। ये हिटलर अपनी जवानी में इन लोगों के साथ, इन लोगों से क्या था? बहुत ज्यादा इंप्रेस था। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। जर्मन, यहां पर नेशनल लगाओ यार, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था, ठीक है। इनसे ये बहुत क्या था? He was very impressed from this party. Okay. ऑस्ट्रिया में जूस का बहुत ज्यादा राज था। इट मीन्स जूस कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन ऑस्ट्रिया में। तो ये जो हिटलर था पहले से नफरत करता था, किससे? जूस से, क्योंकि ये जो जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जो पार्टी थी, उसे बहुत ज्यादा क्या था? He was actually impressed by that. He was influenced by that. ठीक है? So actually he came to Germany and he joined the army. He joined the army.
ऑफ जर्मनी, ही ज्वाइन द आर्मी ऑफ जर्मनी। ठीक है, उन्होंने जर्मनी के आर्मी को क्या किया, ज्वाइन किया वे इन वर्ल्ड वॉर वन। इसको याद रखें, वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी किसकी तरफ से, हिटलर किसकी तरफ से लड़ा था, जर्मन की तरफ। ही वॉज अ सोल्जर एक्चुअली देयर। ठीक है, उसको ही वॉज, यहां पर मैं लिखता अवॉर्डेड विद आयरन क्रॉस। ये जो आयरन क्रॉस है, जिस तरह हमारे साथ निशान हैदर होता है, वहां पर आयरन क्रॉस होता था। आयरन क्रॉस मतलब ईसाई का जो क्रॉस होता है वो बहुत मशहूर होता है, एक नेशनल तगमा था, एक नेशनल इनाम था, प्राइज था, मिलिट्री क्या थे। ही अवॉर्डेड विद आयरन क्रॉस ट्वाइस, 2 दफा उनको दिया गया था। फॉर व्हाट, फॉर हैज फाइट इन द वॉर, फाइट इन द वॉर। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, यहां तक तो आप समझ गए कि किस तरह हिटलर आ गया था। नाउ ही ज्वाइंड एक्चुअली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, he came to politics. Where he came to? अब कब पॉलिटिक्स में आ गया है उसको बाद में करते हैं। नाउ he came to politics. He came to politics. वो पॉलिटिक्स को आ गया। He came to politics. Now here is a very great thing. ओके, यहां पर कोई क्वेश्चन है? यहां तक वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गया, इस पॉइंट को यहां पर छोड़ ले। अभी वापस जाते हैं, वी विल गो बैक। ये तो बायोग्राफी था किसका, हिटलर का। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो वाइफ थी वो था एवा ब्राउन। ठीक है, एवा ब्राउन हिटलर, वो बाद में आ रहा है, फिर करेंगे। ओके, सो यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जर्मनी में उस वक्त वो तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद वो रिपब्लिक सिस्टम शुरू हुआ, इसी वजह से वो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। अभी वो सब चीज़ आ रही है, इसको सिर्फ यहाँ तक छोड़ ले। वापस जाते हैं 1923 से ही शुरू करते हैं, 1922 से। सही है, हमने वहाँ तक छोड़ा था कि जर्मन्स ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे, तो पॉलिटिकल क्राइसिस बना था। अभी वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एवा ब्राउन हिटलर। ओके, यहाँ पर हम हिटलर की जो गवर्नमेंट रिजीम है वो पावर में किस तरह है, इसी लेक्चर को जारी है। सी, इसको याद रखें। आफ्टर मिथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, आफ्टर मिथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन क्या हो गया, जर्मनी वेंट इनटू इकोनॉमिक टर्मोइल। जर्मनी इकोनॉमिक टर्मोइल में चली गया। ऑल द जर्मन्स, देयर इंडस्ट्रीज, देयर ट्रेड्स वेंट टू इकोनॉमिक टर्मोइल। इसकी वजह क्या थी? अनअफोर्डेबल कंपेंसेशन, अनअफोर्डेबल कंपेंसेशन
ये जो जुर्माना उन्होंने रखा था कितना था, 1000 मिलियन पाउंड्स, जो 34 बिलियन डॉलर्स बनते थे। सी 1000 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। ये कंपेंसेशन किस पर रखा गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हमने किया था ना। तो यहां पर जर्मनी वेंट इनटू इकोनॉमिक टर्मोइल, अफोर्डेबल कंपेंसेशन। अभी हिटलर की बायोग्राफी हमने की, यहां पर किस तरह पॉलिटिक्स में है वही करते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स को कनेक्ट करते हैं साथ में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी जो है वो इकोनॉमिक टर्मोइल में चली गई, सही है। नाउ दिस वाज द सो जर्मनी फेल टू पे, जर्मनी फेल्ड टू पे, इस पॉइंट को याद रखें। अभी जर्मन्स जो है, जर्मनी की गवर्नमेंट, और वो जर्मनी का जो गवर्नमेंट है अगर आपको याद है वो कौन सा था, वाइमर रिपब्लिक, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को भी साइन किया था, वाइमर रिपब्लिक। उस बात को याद रखे भी आ रहा है। सी सो जर्मनी फेल्ड टू पे, अभी जर्मनी पैसे ही नहीं दे सकता था। When Germany failed to pay the money, ये जो पैसे थे ये ज्यादातर फ्रांस और बेल्जियम को देने थे, क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में किसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया था, बेल्जियम का और फ्रांस का। तो अभी जब उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है, किसको पैसे नहीं मिलते, बेल्जियम और फ्रांस को खासकर, तो 1923 में उन्होंने क्या किया, बेल्जियम एंड फ्रांस occupied रोर एक टेरिटरी थी, किसका, जर्मनी का, उनको ऑक्युपाइड किया। कब, इन 1923। In 1923, what happened? That Belgium and France occupied the Ruhr, a territory of Germany in 1923. क्योंकि because Germany did not pay, कि जर्मनी अपने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर उन पर जो जुर्माना रखा गया था उनको वापस वो नहीं दे रहे थे। Do you understand? हिटलर को बाद में आ रहे हैं यहां पर, सी उसको कर रहे हैं। Do you understand here? Okay. So, what happened? अगर आपको याद है डंजेक एंड सार्क, अगर आपको याद है कि वहां पर क्या थे, कोल माइंस थे, और ये फ्रांस को किसके लिए दिए गए, 15 साल। वो टेरिटरी जर्मनी के ही थे ना, हमने कहा था जर्मनी के टेरिटरी थे, वहां पर जर्मन का काम करते थे। लेकिन जब रोर पर कब्जा हो गया, जब फ्रांस ने रोर पर कब्जा डाल दिया, तो वहां पर क्या हो गया, इट लेड टू अ जर्नल स्ट्राइक, एक जर्नल स्ट्राइक हो गया, किसका, जर्मन वर्कर्स का। कहां पर, एंड द कोल एंड आयरन माइंस। अभी जो फ्रांस के आयरन माइंस थे जो जर्मनी के ही थे लेकिन फ्रांस को दिए गए थे, तो वहां पर जो जर्मन वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक पर चले गए। दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। डू यू अंडरस्टैंड? तो जब स्ट्राइक पर चले गए, क्यों स्ट्राइक पर चले गए? बिकॉज दे कैप्चर द रोर। ये सार्क, अगर आपको याद है, साज एंड डेंजाक सार्क खासकर, वो याद है कोल माइन 15 ईयर्स के लिए दिया था, पिछले क्लास में हमने किया थे, सी खासकर सार था, ठीक है। सो इट लेड टू जर्नल स्ट्राइक ऑफ जर्मन वर्कर्स इन कोल एंड आयरन माइंस। क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड डिवैल्यूएशन ऑफ
द करेंसी अकर्ड वेयर इन जर्मनी। ठीक है, अभी जर्मनी और भी गर्क हो गई किस चीज में? जब ये लोग जर्मन वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए तो जर्मनी की करेंसी डिवेलप करती चली गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहां पर क्या थे? स्ट्राइक्स थे। अभी जर्मन जो है वो फंस गया इकोनॉमिक टर्मोइल के दलदल में। ये तो एलाइड पावर चाहते थे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन हियर? अब मैंने आपको क्या कहा था कि अमेरिका क्या चाहता था? गिव सपोर्ट टू जर्मनी। दिस टाइम अभी अमेरिका एक न्यूट्रल था, लीग ऑफ नेशन से भी बाहर चला गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सली पर साइन नहीं किया था, न्यूट्रल था। अभी जर्मनी, मैंने आपको कहा था कि 7 साल बाद, 7 इयर्स बाद, ट्रीटी ऑफ वर्सली से बाद उन्होंने एक ट्रीटी बनाया था। ठीक है, ये जो अमेरिका का सपोर्ट था किसके साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ये जो अमेरिका था, अमेरिका इन दिस टाइम अभी इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक दलदल में फंसा है। कौन? जर्मनी। अमेरिका गिव फुल सपोर्ट। अमेरिका गेव फुल सपोर्ट। किसको फुल सपोर्ट दिया? सपोर्ट टू जर्मनी। वही अमेरिका था जिसने जर्मनी को ही तोड़ा था, जिसने जर्मनी को डिफीट किया था। एलाइड पावर तो डिफीट नहीं कर सकता था। ये तो अमेरिका था, बाद में क्या देने लगा? सपोर्ट। अभी सपोर्ट की भी वजूहात है, टू हैव मार्केट ऑफ द बिजनेस। सियासत एक चाल है, सियासत बिजनेस के लिए होती है। सो अमेरिका इज यूजिंग द टेक्टिक्स। मैं सपोर्ट दे रहा हूं। अभी अमेरिका जो अभी तक वो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहा है, वह उस वक्त भी एंजॉय कर रहा था। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक कि दुनिया के जितने भी ज़खायर है उससे अगर आप तेल निकाले 10 सालों के, तो अमेरिका की जो ज़खायर है वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल ज़खायर बनाए, उस तक नहीं पहुँच सकते। इतने रिसोर्सेज उन्होंने जमा किए, क्योंकि वो तो 150 ईयर से लोगों को कर रहा है, मूल मालिक से रिसोर्सेज को उठा रहा है और टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अमेरिका था जो ट्रू विनर था। किसका? वर्ल्ड वॉर 1 का। ये अमेरिका था जो अभी सपोर्ट भी दे रहा है। ये अमेरिका था जो असलहे बेच रहा था। किस पर? वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर पर, और ओटोमन एम्पायर को भी सपोर्ट कर रहा था। तो उस वक्त से अगर कोई बिजनेस करे और बड़ी पैमाने पर बिजनेस करे तो इसके साथ कितने पैसे होंगे? जो आप कह रहे हैं कि भाई अभी चाइना जो है वो एक बफर बन रही है, किसके लिए? अमेरिका के लिए। लेकिन कुछ नहीं कर सकता जब तक अमेरिका में के अंदर मतलब सिविल अनरेस्ट ना आ जाए। अगर सिविल अनरेस्ट ना हो तो कभी भी अमेरिका खराब नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैड मोर रिसोर्सेज एंड दे पुट इट एज अ रिजर्व। ये रोजाना तेल ले जाते हैं बड़ी बड़ी पैमानों पर, उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो आर्टिफिशियल जखायर जो है वहां पर उन्होंने बनाए हैं, एंड देन दे आर पुटिंग देयर। डू यू अंडरस्टैंड? सो अमेरिका गिव फुल सपोर्ट टू जर्मनी। ठीक है, so you will say how did they give full support? उस वक्त ये अमेरिका उस वक्त भी यहां पर जो सपोर्ट दे रहा था उसमें भी वो चाल चला रहा था। 2 तरीकों से वो सपोर्ट दे रहा था। किसको? जर्मनी को। ठीक है, एक था डेव्स प्लान। ठीक है, क्या था? डेविस प्लान। यार डेविस प्लान। ठीक है, डेविस प्लान को जरा नेट पर सर्च करें। डेविस प्लान प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट। डेविस प्लान के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था अमेरिका। किसको? जर्मनी को। ठीक है, और दूसरा जो प्लान था वो था यंग प्लान। यंग प्लान।
उसमें क्या करता था, ये अमेरिका क्या चाल चल रहा था, वो जर्मनी को बता रहा था कि भाई इस तरह काम कर ले, आप पर जो जुर्माना है वो मैं भर दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा भर दूंगा, बाद में आप मुझे दे दे। वो यंग प्लान के तहत वो कर रहा था, रिडक्शन ऑफ कंपेंसेशन। डेविस प्लान में फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, यंग प्लान में जो कंपेंसेशन था उसमें ही हेल्प कर रहा था। यानी अमेरिका जो है वो जर्मनी के पर जो जुर्माना लगाया था, अमेरिका अपने पॉकेट से वो अदा कर रहा था, ताकि ये जो जर्मनी है वो जल्दी ही डेवलप हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? ताकि जर्मनी ही जल्दी डेवलप हो जाए और हमारे लिए मार्केट का स्पेस, सेलिंग मार्केट का स्पेस मतलब ओपन हो जाए, तो हम अपने प्रोडक्ट्स यहां पर बेचेंगे। ओके, सो दिस वाज, अभी जब ये शुरू हो गया तो यहां पर एक दूसरी पॉइंट हो गया, जर्मनी स्टार्टेड इकोनॉमिक सिंगिंग अगेन। अभी जर्मनी दोबारा माशी हालात की बेहतरी की तरफ से चल रही थी। कौन? जर्मनी स्टार्टेड इकोनॉमिक सिंगिंग। ये तो मैंने इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना लिखी, सिंगिंग ना लिखो, ये बस वैसे मैंने लफ्ज लिखा है, इकोनॉमिक सिंगिंग। फिर वो गाने बजाते रहा, किस चीज का? मुआशे का। इसी दौरान हिटलर जेल में था, वो आ रहा है, इसी दौरान हिटलर वॉज इन द प्रिजन। वो जब हम हिटलर को वापस आएंगे तो फिर करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यहां पर हम तो ओवरऑल मतलब अपने चीजों को रिव्यू कर रहे हैं। सी नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? यहां पर नाउ हियर व्हाट हैपन, अभी जर्मनी वापस इकोनॉमिक टर्मोइल में चली गई। कब? 1923 से। यहां पर इस डेट को लिख ले, यहां पर मैं लिखता हूं, 1923 के बाद 1929 तक जर्मनी बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रही थी, बिकॉज अमेरिका वॉज सपोर्टिंग जर्मनी। लेकिन यहां पर 1929 में एक काम हो गया। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका के अंदरूनी इंडस्ट्रियल जोन में फाइनेंशियल क्रश हो गया। अभी स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका का गिर गया। अमेरिका जो है वो द ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हम इसको कहते हैं। इसमें अलहदा क्वेश्चन आता है। 1929 द ग्रेट डिप्रेशन अकर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? कहां पर? अमेरिका में। अभी इसका असर तमाम यूरोप पर था। किसी तरह अभी देखते हैं ना। वो ऐसे स्ट्रेटजीज मिल आ रहे हैं कि भाई हम तो इस प्लान के मुताबिक उनको ये दे रहे हैं, इन चीजों के मुताबिक उनको दे रहे हैं। सही है। और एलाइड पावर तो उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका ही एलाइड पावर का बाप था। डू यू अंडरस्टैंड? सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी 1929 इस डेट को स्टार दे दे। देयर अकर द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहां पर? अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज वो क्या हो गए? वो गिरने लगे। किसके स्टॉक एक्सचेंज? अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंज वो गिर पड़े। तो अमेरिका की इकोनॉमी एकदम जो है वो नीचे चली गई, लो लेवल तक। अभी जब अमेरिका के इकोनॉमिक जब इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई अमेरिका, तो अब अमेरिका जो है पहले वो एक्सपेंशन फॉलो करते, एक्सपेंशन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। मतलब एक्सपेंड कर लो, अपने इकोनॉमिक को एक्सपेंड कर लो, लोगों को कर्जे दे दे, मतलब बाद में उनकी मुनाफा।
लेकिन जब 1929 का ये वर्ल्ड वॉर वन में, याद रखिए वर्ल्ड वॉर वन में हम नाजिज्म फैशिज्म भी का बताते हैं, सेकंड का जो था वो था द ग्रेट डिप्रेशन। अभी जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो अमेरिका ने अपने पॉलिसी को उलट कर दिया, उसने कंट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, अभी वो अपने इकोनॉमिक को कंट्रैक्ट करता रहा, जर्मनी पर कर्ज बंद किया, जो कर्ज एलाइड पावर को दिया था वो भी वहां से वो लेने लगा, तो वो अपने इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करता जा रहा था, तो जर्मनी वापस इकोनॉमिक टर्मोइल में चली गई। In 1929 again Germany went into economic turmoil। फिर जर्मनी इकोनॉमिक टर्मोइल में चली गई, किसकी वजह से? द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। इस पर अलग लेक्चर हम ले सकते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन किस तरह हो गया, क्या हो गया, कौन कौन से मार्केट हो गए, किससे अमेरिका पर क्या असरात हुआ था, ठीक है, और ममालिक पर क्या असरात हुए थे, सही है, हत्ता एलाइड पावर पर भी इसके असरात थे, ठीक है। सो नाउ हियर वाज जर्मनी वेंट टू इकोनॉमिक टर्मोइल। नाउ व्हेन जर्मनी वेंट टू इकोनॉमिक टर्मोइल, याद रखिए एक फिलॉसफी है कि जब कोई मुल्क इकोनॉमिक टर्मोइल में चली जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब आती है, तो फिर उनकी पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ जाते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस, योर इकोनॉमिक, इफ द इकोनॉमिक क्राइसिस कम्स, पॉलिटिकल क्राइसिस विल बी देयर। आजकल महंगाई बहुत है तो इमरान खान को हम बदनाम करते हैं, नहीं करते, पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन गए। पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम कहते हैं सोशल क्राइसिस। इसको याद रखें, 3 स्टेजेस होते हैं जहां पर फिर मोमेंट्स शुरू होते हैं उनके खिलाफ, जहां पर बगावतें शुरू होते हैं। किसी मुल्क में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस आएगी, लोग पॉलिटिकल सिस्टम को बदनाम करेंगे, लोग पॉलिटिशियंस को बदनाम करेंगे। उसके बाद सोशल क्राइसिस आएगी, लॉ एंड ऑर्डर का एब्सेंट हो जाएगा, लोग जो है वो चोरियां करेंगे, लोग जो है वो एक दूसरे को कत्ल करेंगे, लोग डाके डाल देंगे, तो उसको कहते हैं सोशल क्राइसिस। जब सोशल क्राइसिस आते हैं तो लोग तंग आ जाते हैं, तो फिर वो मूवमेंट शुरू करते हैं ताकि ये सिस्टम ठीक हो जाए। अभी हम यहां तक है, कुछ कुछ असरात यहां पर अभी आ गए हैं हमारे मुल्क का, फिर यहां से फिर मसले पैदा होंगे। You know what I'm saying? Okay, so now इन तीनों चीजों में इसको याद रखिए, इकोनॉमिक टर्मोइल already hit Germany, now political crisis came. When Germany went back into economic turmoil, political crisis occurred. Political crisis occurred. किस तरह political crisis occurred? ये जो वाइमर रिपब्लिक है, किसका हुकूमत है यहां पर? वाइमर रिपब्लिक का हुकूमत है, रिपब्लिक। ट्रीटी ऑफ वर्सली भी उन लोगों ने साइन की थी, नहीं की थी? 11 नवंबर 1918 को, सही, फ्रांस के एक फॉरेस्ट में एलाइड पावर के साथ एक ट्रेन में, वो याद है आपको, सही, पिछली क्लास में हमने किया था। ये वाइमर रिपब्लिक था। अभी जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो वाइमर रिपब्लिक, जिस तरह आजकल हम पीटीआई वालों को बदनाम कर रहे हैं, उसी वक्त वो लोग वाइमर रिपब्लिक को बदनाम करते थे। उनको कहते थे यार एक बड़ी गलती आप तो लोगों ने ये की, ट्रीटी ऑफ वर्सली को साइन किया। दूसरी गलती आप लोगों ने क्या की कि आप इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी जर्मनी को नहीं निकाल सकते, तो क्यों आप बैठे हैं? इनको उस वक्त अखबारों में क्या नाम देते थे? नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर की क्रिमिनल्स। अभी नवंबर का क्या मतलब है? नवंबर के, ये वो लोग थे जो 11 नवंबर में एलाइड पावर के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सली पर साइन किया था, इसलिए इसको हम कहते हैं
नवंबर क्रिमिनल्स, कि वहां से आप क्रिमिनल बन गए जब आप लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को साइन किया था। Do you understand what I'm saying? Open the door, please. So, वाइमर रिपब्लिक को क्या कहते हैं? द नवंबर क्रिमिनल्स। तो ये हुकूमत इसकी आ रही थी वो बार बार 2029 तक 1929 सर ये 10 साल हो गए। कौन? सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, इनकी हुकूमत थी। इस यहां तक 11 नवंबर 1918 में उन्होंने साइन किया था या नहीं किया था? 11 नवंबर 1918 को जंग खत्म हो गया ना। फ्रांस के एक पेरिस में लॉर्ड के पावर के साथ वाइमर रिपब्लिक ने क्या की थी? एक अर्जी जंगबंदी की थी। बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस भी हो गई ना, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हो गई। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है, वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो थी वो उन्होंने साइन की थी, तो इसलिए इसको नवंबर में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हो गई, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं? द नवंबर क्रिमिनल। 11 नवंबर 1918 को जंग खत्म हो गया, फिर 1919 में क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हो गई। वो कहते हैं कि उन्होंने क्यों एलाइड पावर के साथ ट्रीटी की है? कौन? जर्मन्स के लोग, क्योंकि जर्मन तंग आ चुके थे किस चीज से? इकोनॉमिक क्राइसिस से। ठीक है, याद रखिए, जब किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम की क्राइसिस आएंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं हुए तो फिर सोशल क्राइसिस शुरू होंगे, और सोशल क्राइसिस से फिर मोमेंट शुरू होंगे। फिर उनके खिलाफ जितना आप आवाम को प्रेस करते हैं, उनकी रिएक्शन मतलब पैदा हो जाएगी। सी, दिस इज द रूल्स। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन? अभी सब आवाम किसको गुस्से आते? वाइमर रिपब्लिक को। ट्रीटी ऑफ वर्सली के बाद, उस दिन के बाद, जिस दिन उन्होंने साइन किया था, उस वक्त तक 70% प्लस जो है जर्मन्स खिलाफ थे वाइमर रिपब्लिक के। क्यों साइन किया आप लोगों ने? जब पॉलिटिकल क्राइसिस आती है तो वहां पर और पार्टीज को क्या मिलते हैं? मौके मिलते हैं। जब फॉर एग्जांपल अभी इमरान खान बदनाम कर रहे हैं ना, हमारी पीटीआई बदनाम हो रही है, तो दूसरी पार्टी उनकी वही मौके तलाश करते हैं, उनकी खामियां बता रहे। इसी तरीके से अब आ गया आपका हिटलर। कौन आ गया? हिटलर। किस तरह हिटलर आ गया देख लो अभी। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हिटलर, थोड़ा बैक जाए, हिटलर ज्वाइन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिससे वो बहुत ज्यादा मुतासर थे। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका दूसरा नाम है नासिसिज्म। क्या? नासिसिज्म। नासिसिज्म एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक अप्रोच toward your nation. They say Germany should be better. Nazism एक फॉर्म है। Germany are the best. Germany are the superiors. Germans are good. Germans are better and will rule over the world. ये नासिसिज्म की उस वक्त जो आउटक्राई थी, जो स्लोगन्स थे, ये नासिसिज्म के थे। इसमें कुछ और चीजें नहीं है। But Hitler was very harsh, very strong and fearful dictator of the time. अभी उसको करते हैं, ठीक है। 1919 में पहले से क्या ज्वाइन की थी उन्होंने? हिटलर ज्वाइन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। नेशनल, where is this guys? We don't need this. Okay. He joined National Socialist Party. यार नीचे मैंने लिखा है, दोबारा लिख लिया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को, जिसको हम नाजी पार्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजी पार्टी, ठीक है। क्या कहते हैं? नाजी पार्टी। नाजी मीन्स दैट द जर्मन्स आर गुड, सुपीरियर टू अदर ह्यूमन बींग्स। वो ये भी कहते थे दे आर द बेस्ट। जिस तरह फेशिज्म शुरू हुआ था,
इटली में। You understand? Okay. Now here is last thing. जब हिटलर आ गया 1919 में, याद रखें 1919 में आया था, उसी दिन से जब ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में उसने इस पार्टी का एक रुकन बन गया था, ठीक है। बाद में वो तख्त पर चढ़ गया था, वो तो बाद में करेंगे ना। लुक एट हियर व्हाट हैपन, हिटलर came to know his gift. हिटलर तो पहले अपने आप को आजमा चुका था कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, वो ना बना। अभी वो एक बेहतरीन फाइटर तो बन गया है, बेहतरीन आर्मी ऑफिसर तो बन गया है। अभी वो अपने ट्रू गिफ्ट से खबर हो गया, वो ही केम टू नो हिज ट्रू गिफ्ट। उसका ट्रू गिफ्ट क्या था जिसकी वजह से उन्होंने तमाम जर्मन के लोगों के दिलों को पहले जीता था? वो था हैज स्पीच स्किल्स। तारीख में ग्रेट ओरेटर मतलब ही गिव्स ग्रेट स्पीचेस, इमोशनल स्पीचेस, ये हिटलर कर रहा था। हिटलर जब भी कहां पर जाता था तो ऐसे स्पीचेस दे रहे थे कि लोग कहते ओ ये तो यही बंदा है जो इमरान खान करता था, ठीक है, हम ये करेंगे। हिटलर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अक्यूज द जूज। Hitler was the first person to accuse the Jews that the social crisis which were coming, अभी social crisis आ गए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को मारते थे, ठीक है। तो ये जो हिटलर था वो कह रहा था कि भाई इसकी जिम्मेदार कौन है? जूज हैं। अभी जूस क्यों जिम्मेदार है? वो कहता थे कि ये जब ब्रिटेन यहां पर था तो जूस ब्रिटेन के साथ मिल गए थे, क्योंकि ब्रिटेन वाले ने उनको कहा था कि भाई हम आपको अलहदा इंडिपेंडेंट टेरिटरी दे रहे हैं। तो ये जो जर्मन वाले जूस है या और जूस यहां आए गए, ये जिम्मेदार है इस सोशल क्राइसिस के, क्योंकि ये अलाइड पावर की तरफ थे जंग के दौरान। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इंशाल्लाह यहां तक काफी है और कल करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें। Nazism is extreme nationalistic approach toward your own people. Germans, Nazism का क्या मतलब है? That Germans are the best people, Germans are the great people, and we want Germany to make it great again. जिस तरह हमारे ही पश्तूनों का अपक्राइद है, Pashtuns are the best, they can do anything. ये नाजिज्म उसको हम क्यों कहते हैं, नाजी पार्टी उसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट। इटली में एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे तो वहां पर हमने फैशिज्म का नाम दिया। यहां पर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे, उनको हम नाजिज्म। हाँ, कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिहाज से कुछ फर्क इसमें है, वो एंड में करेंगे। सही है, नाजिज्म और फैशिज्म में फर्क है, वो बाद में करेंगे। फैशिज्म को तो हम नहीं चले गए, इसको खत्म करते फिर फैशिज्म को जाएंगे। दैट्स ऑल।